हेलो गाइस, आज से हम इक्विटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इक्विटी क्या होती है। तो साम्य जो शब्द है वो इक्विटी को हिंदी में बोला जाता है। तो यहाँ पे साम्य शब्द की जो अंग्रेजी है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। और जो इक्विटी शब्द की उत्पत्ति है वो एक लैटिन शब्द इक्विटास से हुई है, जिसका अर्थ है समान तथा समतल बनाना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसके अनुसार यह माना गया है कि साम्य वह विधि है जो किसी मनमानी बात या न्याय के प्रख्यापन को छील कर एक समान कर देता है। तो इक्विटी से यहाँ पर मतलब है एक समान करना या समतल बनाना। तो ये जो इक्विटी आई थी ये इसके बाद डिस्प्यूट हुआ था, क्योंकि ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोर्ट ऑफ चांसरी आई थी। और इसके आने के बाद जो डिस्प्यूट अराइज हुए बिटवीन द इक्विटी एंड दी कॉमन लॉ। तो जो वो डिस्प्यूट अराइज हुए उसका क्या कारण था वो हम देखेंगे, क्योंकि जब ये इक्विटी लॉ बनाया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 1873 तक इंग्लैंड में दो भिन्न प्रकार के न्यायालय थे और इनका जो अधिकार क्षेत्र था वो भिन्न भिन्न था। और उनका अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न किस तरह से था, एक तो कॉमन लॉ कोर्ट्स और दूसरा इक्विटी कोर्ट्स। तो यहाँ पर हम पहले तो देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इक्विटी एंड द कॉमन लॉ। तो रिलेशन के हिसाब से तो यह है कि इक्विटी केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली टू फुलफिल द ड्रॉबैक्स ऑफ कॉमन लॉ, क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे कॉमन लॉ में पाए गए थे। उनके ड्रॉबैक्स को फुलफिल करने के लिए, कॉमन लॉ के ड्रॉबैक्स को फुलफिल करने के लिए इक्विटी कोर्ट्स को बनाया गया था। तो इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन इनका हम सबसे पहले देखेंगे कि रिलेशन ये था कि इक्विटी कोर्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज they just remove the drawbacks of the common law। और यहाँ पर एक जुडिशिएटर एक्ट है 1873 का 1875 का जो पारित किए गए, जिसके द्वारा साम्य और सामान्य विधि यानी कि इक्विटी और कॉमन लॉ कोर्ट्स न्यायालयों का एकीकरण कर दिया गया। अर्थात तो दोनों न्यायालयों का जो भेद था वो समाप्त कर दिया गया और जो न्याय क्षेत्र में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जहाँ की न्यायाधीश विधि एवं साम्य दोनों को प्रशासित किए जाने लगा। किंतु दोनों में विरोध होने पर साम्य के नियम ही प्रभावी होते थे और विरोध होने पर साम्य के नियम प्रभावित होने लगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट वर द 3 टाइप्स ऑफ ड्रॉबैक्स इन दी कॉमन लॉ। ये जो ड्रॉबैक्स थे वो कौन कौन से थे, ये थे देयर वॉज नो रिलीफ फॉर न्यू प्रॉब्लम्स एंड फॉल्ट्स इन दी कॉमन लॉ। कॉमन लॉ में कोई रिलीफ की बात नहीं थी। कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट होती है नहीं या कोई भी फॉल्ट्स हैं तो उसमें कोई रिलीफ की बात नहीं दी गई थी। ड्यू टू द टेक्निकलिटीज इन द कॉमन लॉ प्रोसेस द एंड्स ऑफ द जस्टिस एंड द पर्पस ऑफ लॉ वॉज फ्रस्ट्रेटेड। इतनी टेक्निकलिटीज थी कॉमन लॉ में, तो जो मेन एम है जस्टिस का वो फुलफिल ही नहीं होता था। और तीसरा था देयर वॉज नो प्रॉपर कंपनसेशन फॉर सच डिफेक्ट्स, और कोई कंपनसेशन भी प्रोवाइड नहीं होता था। तो यहाँ पर हम हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। साम्य के प्रारंभ में जो प्रॉब्लम्स फेस आउट हुई है वो ये था, और इसके आवश्यकता क्यों पड़ी ये हम देखेंगे। क्योंकि कॉमन लॉ कोर्ट्स में उपचारों का अभाव था, अपर्याप्त अनुतोष था, मनमाने व प्रभावित औपचारिकता का कठोर पालन था, दोषपूर्ण प्रक्रिया थी, समांतरवाद की प्रयासों में संलग्नता नहीं थी और न्यायिक पूर्ण दृष्टांतों में समाविष्टि विधि की कठोरता थी, सामान्य विधि की कठोरता थी। एट दैट टाइम देयर वॉज अ नीड ऑफ चेंज इन द कॉमन लॉ, और इसलिए ही चेंज की आवश्यकता पड़ी कॉमन लॉ में। तो यहाँ पर हम वो चेंजेस नोट डाउन करेंगे कि क्या वो 5 चेंजेस थे दैट आर नेसेसरी टू बी मेड फॉर
remove the difficulties and the procedure which is very tough during the common law courts. These three, to remove the technicalities of the process and to adopt a simple process of law. पहला था technicalities जो अभी हमने बताई ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, ड्रॉबैक्स थे जो कॉमन लॉ के, उनको रिमूव कर देना चाहिए. दूसरा, टू रिमूव द लीगल टेक्निकलिटीज टू मेक change in the common law, to remove the necessities of the writs, to provide relief for new problem, to grant sufficient compensation in place of insufficient compensation. ओके, तो ये सारी चीज़ों से क्या हुआ, जो भी टेक्निकलिटीज़, जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कॉमन लॉ में, उनको रिमूव कर दिया गया. और इसी के द्वारा ही यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भारत में निम्न अधिनियमों के साम्य का समावेश करके संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई, और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए जो साम्य विधि थी उसको मान्यता प्रदान की गई. कौन कौन से वो लॉज हैं वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे. पहले हम देख लेते हैं जो डिफ़िकल्टीज़ रिमूव होने के बाद इक्विटी में क्या क्या न्यू सजेशंस इंक्लूड किए गए और न्यू एक्ट्स माने गए उसके अंदर, कि वो प्रॉपर करने ही करने हैं हमको. दीज आर द न्यू राइट्स, न्यू रेमेडीज़ एंड न्यू एंड सिंपल प्रोसेस. तो यहाँ पर जो एक लॉर्ड टैबॉल्ट थे, उन्होंने एक केस था डेडली वर्सेस डेडली, इसमें ये कहा था इक्विटी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉमन लॉ बट इट इज़ अ मॉरल क्वालिटी which limits the harshness, strictness and inequality of the common law. It is a universal truth. तो इन्होंने ये कहा कि ये इसका पार्ट ना होते हुए एक ऐसी क्वालिटी है जो हार्शनेस, स्ट्रिक्टनेस और जो प्रॉब्लम सारी फेस आउट हो रही हैं कॉमन लॉ में उनको दूर करती है, और इनइक्वालिटी जो हमें फाइंड आउट हो रही है कॉमन लॉ में उसको वो दूर कर रही है. इसके बाद यहाँ पर एक और जूरिस थे, अकॉर्डिंग टू मेटलैंड, वी आउट नॉट टू थिंक इक्विटी एंड कॉमन लॉ एज अ टू राइवल सिस्टम. ये राइवल्स नहीं हैं आपस में, बट इक्विटी वॉज नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम एट एवरी पॉइंट. इट इज़ प्रीसपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन लॉ. हैंस एज रिगार्ड to the relation equity and common law, equity follows the law and it is not the conflicting status. तो इनमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटस ना होते हुए जो प्रिवेल करता है सामान्य सिद्धांत को वो ही लागू होगा. तो हम इसमें निम्न अधिनियम कौन कौन से देखेंगे. एक तो स्पेसिफिक रिलीज एक्ट है जिसपे ये वर्कआउट करते हैं, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, न्यास अधिनियम और भारतीय संविदा अधिनियम, धारा 64 एंड धारा 65, सेक्शन 64 एंड 65, संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपी एक्ट, धारा 48, धारा 51 एंड धारा 53A, भारतीय उत्तराधिकार नियम एंड संरक्षण एंड द प्रतिपाल्य अधिनियम. तो वार्ड्स एक्ट जो है उस पर भी ये सब पे लागू होगा, तो इनको मान्यता प्रदान की गई. तो ये सब हमने अभी इसकी एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा. What is the meaning of equity and what are the problems faced when equity comes into the existence. तो हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें फेस आउट की वो हम देखेंगे. अब यहाँ पर आगे हम इसको देखते हैं डिफरेंट तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्सिम्स का मेन जोर दिया गया है. इसमें मैक्सिम्स का जो मेन जोर दिया गया है हम उसको देखेंगे. इसमें जो मैक्सिम्स के लिए गए हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट मैक्सिम को पहले पढ़ते हैं. तो जो इक्विटी है वो मैक्सिम बेस्ड है. इसमें हम कई सारी मैक्सिम्स हैं जिन पर हम धीरे धीरे ध्यान देंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट है इक्विटी फॉलोज़ द लॉ. हम सबसे पहली जो मैक्सिम यहाँ पर देखेंगे वो है इक्विटी फॉलोज़ द लॉ. कौन सी है? इक्विटी फॉलोज़ द लॉ. और एक है इक्वलिटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी. तो सबसे पहले हम लेते हैं इक्वलिटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी. उसके बाद हम लेंगे इक्वलिटी फॉलोज़ द लॉ. तो फर्स्ट मैक्सिम इज़ इक्वलिटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग टू बी. पहली मैक्सिम, इस आधार पर
सूत्र की प्रयोज्यता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। साम्य के सहायक अधिकार क्षेत्र का उद्भव ही इसी आधार सूत्र के कारण हुआ कि यह आधार सूत्र एक विधिक उक्ति जहाँ अधिकार है वहाँ इसका उपचार है। जो हम ये उक्ति देखते हैं उबी जस इबी रेबीडियम, कि यहाँ पर इसको यह कहा है कि जहाँ पर एक विधिक उक्ति है वहाँ पर ही जहाँ अधिकार है वहाँ उसका उपचार है। वेयर देयर इज़ अ राइट रेमेडी इज़ अवेलेबल फॉर दैट राइट। ये हमने पहले भी पढ़ा है इस चीज़ को कि वेयर देयर इज़ अ राइट रेमेडी इज़ अवेलेबल फॉर दैट राइट। तो यहाँ पर जो मैक्सिम इस पे काम करेगी वो है उबी जस इबी रेमीडियम। इसका मानना है इस आधार सूत्र का मुख्य उद्देश्य ऐसे अधिकार को मान्य देना है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तन योग्य है, किंतु साम्यता विधि न्यायालय द्वारा तकनीकी दोषों के कारण प्रवर्तन नहीं हो सकते। अधिकारों से तात्पर्य यहाँ पर विधिक अधिकारों से है। तो जनरली यहाँ पर ये कहा गया है कि कॉमन लॉज में कि देयर वॉज सेवरल राइट विच वेयर देयर वॉज नो रेमेडी अवेलेबल इन दी कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ में जो रेमेडीज़ अवेलेबल नहीं थी वो इक्विटी में यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि इक्विटी ये कहता है यहाँ पर मैक्सिम में इक्विटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग। इस वजह से इक्विटी रॉन्ग को सफ़र नहीं कर सकता एज देयर इज़ नो रेमेडी। तो यहाँ पर साफ बोला गया है कि इक्विटी विल नॉट सफ़र और रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। तो यहाँ पर एक केस है एशबी वर्सेस वाइट का केस है। ये सब बहुत कॉमन केस है, ये आप सब लोग जानते भी होंगे इस केस को। तो यहाँ पर ये जो केस था ये राइट टू वोट का केस था। ये बहुत कॉमन केस है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है इस केस को। तो यहाँ पर जो ये केस कह रहा है इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो इम्पोर्टेंस ऑफ एनी राइट, देयर वॉज नो इम्पोर्टेंस ऑफ एनी राइट विदाउट अ रेमेडी, हैंस एवरी राइट मस्ट नॉट लीव विदाउट अ रेमेडी। तो कोई भी राइट विदाउट रेमेडी के लीव नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू स्नेल, यहाँ पर स्नेल ने यहाँ पर बोला इक्विटी पेव्स द वे फॉर अ रिलीफ फॉर एवरी राइट इन अ डिफरेंट मैनर। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इन अ डिफरेंट मैनर इट पेव्स द राइट इन द फॉलोइंग थ्री मैटर्स इक्विटी प्रोवाइड्स द रिलीफ। और कौन कौन से वो मैटर हैं जिसमें इक्विटी रिलीफ प्रोवाइड करता है वो हम अभी ध्यान से देखेंगे इसको कौन कौन से हैं वो। और यहाँ पर इसको ये बोला गया है कि इन दोज मैटर वेयर ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीडिंग्स पार्टीज वर नॉट एबल टू गेट द रिलीफ, जहाँ पर प्रोसीडिंग्स ही गलत थी और पार्टीज़ को रिलीफ नहीं मिला, या उन मैटर्स में वेयर देयर वर नो रिलीफ अवेलेबल टू एनी राइट, और कोई ऐसे अधिकार है जहाँ पर रिलीफ अवेलेबल ही नहीं है, और या फिर इन दोज मैटर वेयर रेमेडी वॉज अवेलेबल बट इट वॉज इनसफिशिएंट, या फिर रेमेडी अवेलेबल तो है बट इनसफिशिएंट है। तो मैटर्स कौन कौन से हैं जो इक्विटी यहाँ पर देखेगी, जो हमने यहाँ पर मैक्सिम देखी, उसमें पहला है कि अगर कोई रॉन्ग प्रोसीडिंग हुई है तो पार्टी आर नॉट एबल टू गेट द रिलीफ बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रोसीडिंग्स। दूसरा है इन दोज मैटर वेयर देयर वर नो रिलीफ अवेलेबल टू एनी राइट, कोई रिलीफ ही अवेलेबल नहीं है राइट के लिए, या फिर जहाँ पर रेमेडी है पर वो इनसफिशिएंट है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस मैक्सिम, तो ये मैक्सिम कहाँ कहाँ एप्लीकेबिलिटी होती है ये क्वेश्चंस आ जाता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैक्सिम्स पर क्वेश्चंस बनते हैं और ये हम आपको मैं बताती रहूँगी कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन से लॉज पर ये एप्लीकेबिलिटी है। तो यहाँ पर है पहले तो रिलीफ और डिस्कवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट जो CPC ऑर्डर 11 में है, और देयर वॉज नो प्रोविजन इन द कॉमन लॉ फॉर द प्रोडक्शन एंड द डिस्कवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो कॉमन लॉ में यहाँ पर कोई प्रोविजन ही नहीं था, जो सेक्शन 91 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। इट वॉज अ इनकॉर्पोरेटिव इक्विटी दैट अ पार्टी कैन मेक एप्लीकेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट इन इंडिया। इट हैज़ बीन incorporated in the CPC under Order 11 and CRPC under Section 91। तो CRP का Section 91 and CPC Order 11। और दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, Section 16 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट,
guaranteeing of injunction for the ends of the justice order 39 CPC, specific relief from 37 to 41, appointment of receiver section 94D order 40, TP Act सेक्शन 60 एंड 61। ये आप ध्यान से सुनिए और इन्हें नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनते हैं कि किस तरह से कौन सी मैगजिम्स कौन कौन से लॉस और कौन से सेक्शंस पर अप्लाई होती है। यहाँ पर ये है राइट ऑफ रिडम्पशन एंड फॉरक्लोजर ऑफ द मॉर्गेजर एंड द मॉर्गेजी एंड सेक्शन 43 ऑफ द TP एक्ट फीडिंग द एस्टोपल बाय ग्रांट। ओके, तो ये सारे हमने यहाँ पर ये देखे जो इस पर ये एप्लीकेबल थे। नाउ वी विल सी द सेकंड मैक्सिम, इक्विटी फॉलोज द लॉ। वी विल सी इक्विटी फॉलोज द लॉ। ये मैक्सिम्स हमें क्या बोलती है कि इक्विटी किसको फॉलो करती है, मैक्सिम्स को, इसको इक्विटी फॉलो करती है लॉ को। तो यहाँ पर मेटलैंड के अकॉर्डिंग इक्विटी कैन कम टू नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल द कॉमन लॉ। जो यहाँ पर इक्विटी आई थी ये डिस्ट्रॉय ना करते हुए बल्कि फुलफिल करने आई थी कॉमन लॉ को। तो इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया है कि इक्विटी क्या करेगी, हमेशा लॉ को ही फॉलो करेगी। तो जो भी कॉमन लॉ है में प्रॉब्लम्स थी, जो भी कमियां थी, जो भी ड्रॉबैक्स थे, उनको ही वो फुलफिल करके उसको एक इम्पॉर्टेंट लॉ में तब्दील कर देगी। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल फॉर द मॉर्गेज राइट टू रिडीम और द फॉरक्लोजर दैट इज़ इक्विटी। और यहाँ पर क्या था, लिमिटेशन एक्ट फॉर द मॉर्गेज कॉमन लॉ में लिमिटेशन एक्ट फॉर मॉर्गेज गिवन था, बट इक्विटी के आने पर मॉर्गेज हो गया राइट टू रिडीम एंड राइट टू फॉरक्लोजर अंडर द TP एक्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मैक्सिम, इक्विटी फॉलोज द लॉ बाय अडॉप्टिंग द कॉमन लॉ प्रिंसिपल। यहाँ पर ये जो मैक्सिम कही गई है कि इक्विटी फॉलोज द लॉ, वो किस तरह से होगी, यहाँ पर इस तरह से होगी। पहला कि वो अडॉप्ट करेगी कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स को जो भी होंगे, और फॉलोइंग द इलस्ट्रेशंस ऑफ द लॉ रिगार्डिंग एनी राइट एंड द इंटरेस्ट, और जितने भी इलस्ट्रेशंस होंगे लॉ रिगार्डिंग द राइट एंड इंटरेस्ट उनको फॉलो करेगी, एंड ऑल्सो बाय फॉलोइंग द लिमिटेशन लॉ। एप्लीकेबिलिटी in India, the principles of equity are applicable only when they are following the Limitation Act. In contradiction to the Limitation Act, no principle of equity will apply. And under the Indian Registration Act, principle of equity cannot overlook the law of registration, and inequity will be applicable when it follows the law of registration. Indian Registration Act is a common law. The relation between the equity and the common law is of conflicting nature. It is the relation between code and supplement. तो यहाँ पर इसको हम कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का नहीं बोलेंगे। द रिलेशन बिटवीन द इक्विटी एंड द कॉमन लॉ इज़ नॉट ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का नहीं है, बल्कि इट इज़ इट रिलेशन टू द code or supplement where any agreement is made to the sale of immovable property. Then under registration act equity will be get through the common law principles. तो यहाँ पर क्या है, जो इम्पैक्ट है इंग्लिश इक्विटी ऑन इंडियन लीगल सिस्टम में, यहाँ पर ये बोला गया है कि इक्विटी इज़ द पार्ट ऑफ द कॉमन लॉ, इक्विटी फॉलोज द लॉ इन इंडिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्विटी हैड बीन फॉलोड फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इन द इंडिया। क्योंकि यहाँ पर इसको इसलिए बोला गया है कि जो इंडियन लीगल सिस्टम में इक्विटी है ये एशियन टाइम से फॉलो हो रही है, और इसलिए ये कॉमन लॉ को साथ लेके चलती है, इससे कॉन्फ्लिक्ट ना करते हुए इसको एक कोड एंड सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है और हमेशा फॉलो करती है लॉ को। इक्विटी एट द हिंदू पीरियड के दौरान वेस्ट मस्जिद लॉर्डिंग अगर कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन व्हाट्स दी प्रिंसिपल बिटवीन दी इक्विटी एंड द गुड कॉन्साइंस, तो ये हमेशा लॉ को अपने साथ लेते हुए, कोई भी डाउट होता है कॉमन लॉ में जो प्रिवेल करता है, तो उस डाउट को ये क्लियर करते हुए नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हुए जो कि इक्विटी एंड द गुड्स कॉन्साइंस हैं
उनको लेकर साथ में चलती है। तो ये जो हमने सब देखा, ये हमने इससे हम क्या समझे कि इक्विटी फॉलोज़ द लॉ। तो हम यहाँ पर इससे क्या समझे, इक्विटी फॉलोज़ द लॉ। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो हमें टीपी एक्ट देखना है, सेक्शन 41, 35, 43, 60, 67, एविडेंस एक्ट एस्टोपल 115, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सेप्शन टू द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे जितने भी लॉज मैं आपको बोल रही हूँ, इन्हीं पर ही क्वेश्चंस आते हैं कि किस किस पर ये अप्लाई होता है। थैंक यू गाइस।